लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। जरा प्रियंका को स्क्रीन पर लाइए। प्रियंका मुस्कुराते हुए आ गई हैं राष्ट्र की बात में। बहुत स्वागत। कैसी हैं प्रियंका? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूं। प्रियंका, दोनों मसलों पर आपसे बात करना जरूरी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं स्पीकर के चुनाव पर जरा आप बोलिए। आपके नेता संजय राउत ने जो ये कहा कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार स्पीकर चुनाव में खड़ा करती है तो हम उसे समर्थन दे देंगे, क्या ये बिल्कुल आपकी पार्टी का और आपके गठबंधन का आधिकारिक स्टैंड है इंडिया अलायंस का? मैं तो कहूंगी ये बिल्कुल सही स्टैंड होगा और टीडीपी के लिए भी सही स्टैंड होगा कि जब हम देख रहे हैं स्पीकर और गवर्नर के रोल के माध्यम से किस तरीके से संविधान को दरकिनार किया जाता है, किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है, महाराष्ट्र का जीता जाता सबूत है। तो अगर स्पीकर के रोल पे ही सवालिया निशान उठने लग जाएंगे और गवर्नर के रोल पे जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो स्पष्ट हो जाता है कि एक स्पीकर ऐसा हो जो निष्पक्ष हो, जो सही मायने में प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करे और संविधान का पालन करे। तो हम टीडीपी को कौन सी सीट्स मिली हैं कैबिनेट में? क्या कोई इंपॉर्टेंट उनको 4 कैबिनेट्स मिले हैं? नहीं मिले हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी ध्यान रखिए। आपको भी खुद को जेल में पीछे डाला गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया वो अब उनके ऊपर है। केसी त्यागी जी ने जो कहा है। पर मेरा मानना है कि उनको इसके लिए जो मुद्दा है, जो सीट है पद के लिए, उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, अपना कैंडिडेट की घोषणा करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मांग अपने अलायंस पार्टनर बीजेपी से भी रखेंगे। आप तो सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं उनको, और कुछ नहीं। आप उनके गठबंधन में आग लगाने का काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को कि डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल इनका लाजमी बनता है, पर ये अधिकार हम आपको छोड़ते हैं क्योंकि आपके दायित्व में आता है, आपकी जिम्मेदारी में आता है। वो स्पीकर कम, उन्होंने बीजेपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल ज्यादा निभाया और उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जो शिंदे गुट के थे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत स्पष्ट था कि जो उन्होंने काम किया है वो डिस्क्वालिफिकेशन लायक है। ओके, क्या ये सिर्फ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का स्टैंड है? आपने बाकी सारे अपने इंडिया अलायंस के दलों से इस बारे में बात की है कि अगर टीडीपी उम्मीदवार देगी तो समर्थन करेंगे सारे? देखिए, अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार देती है तो हम सभी से, मैं मानती हूँ इंडिया अलायंस सभी जो पार्टीज हैं वो जो प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब उनका समर्थन करेंगे। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, अब आपने स्पीकर पद टीडीपी को दे दिया। अब उनकी प्रॉब्लम है, वो जरूर मलाल तो हो ही रहा होगा उनको। अगर इंडिया अलायंस के साथ रहते तो देश के प्रधानमंत्री होते। ओके, अच्छा, मतलब आप एक सेकंड, क्या आप इस बार खबर पर पुष्टि कर रही हैं, इस पर मोहर लगा रही हैं कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया? जैसे आपने सवाल हंसते हंसते पूछा, वैसे ही हंसते हंसते जवाब मैंने दे दिया। मलाल तो होता होगा। ओके, अच्छा ये बताइए, क्या ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर स्पीकर पद आपको ऑफर ना किया जाए इंडिया अलायंस को, हम सुन रहे थे कुछ नेताओं ने कहा है, तो आप डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये होना ही चाहिए ना कि अगर संविधान की हम बात करते हैं और आपको ऐसा कोई बहुमत नहीं मिला है जहां पे आप कह सकें कि हमारी मनमानी चलेगी। हमने देखा है 10 साल में कैसे मनमानी चली है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसद को बहिष्कार कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो डिसीजन स्पीकर ही लेते हैं। किस तरीके से महुआ मोइत्रा को डिस्क्वालीफाई कर दिया एक पार्लियामेंट्री कमेटी के आधार पर। किस तरीके से आप लोगों ने अपनी मनमानी की है। शिवसेना जब गुट टूटा था, शिवसेना का पार्टी ऑफिस और आधिकारिकता जो थी वो स्पीकर ने उठाकर उनको दे दी थी जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो काम डिस्कशन चल रहा था, वर्डिक्ट आया नहीं था। तो ये जो मनमानी हुई है उसको लेकर तो मैं मानती हूँ कि उम्मीदवार होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ओके, अब ईवीएम पर आइए। अब बताइए, ईवीएम आपको भी पता है प्रियंका, मोबाइल से कहां कनेक्ट होता है ईवीएम? ओटीपी से अनलॉक कर दिया, छेड़छाड़ हो गई। सबको पता है कि ईवीएम मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता, और काउंटिंग में कैसे छेड़छाड़ हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर लूं, अपनी रिपोर्ट में जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा शिवसेना ने आरोप लगाया, फिर मिड डे ने वो स्टोरी कैरी की, बल्कि वो ऑपोजिट था। मिड डे ये इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ द ब्लू नहीं लाया है, बल्कि मैं आपको बता दूं, जब से वो मोबाइल फोन की बात आई थी कि केंद्र में अकाउंटिंग सेंटर में ये मोबाइल फोन पाया गया था, तब से मिड डे इस मुद्दे को उठा रहा है। उसका जो सही मायने में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होनी चाहिए कि फॉलो अप करना, और सिर्फ मिड डे ही क्यों, लोकमत भी उसको कर रहा था। और लोकमत जब तक वनराय स्टेशन पे पहले ही दिन 4 जून को एफआईआर की मांग हुई थी, उसको टालते टालते 14 दिन हो गए, तक 16 जून को जाकर ये जो 12 दिन बाद जाकर एफआईआर फाइल की गई।
एफआईआर फाइल करने के बाद पता चल रहा है कैसे रविंद्र वायकर के रिश्तेदार और जो वहां का पोल ऑफिसर है वो दोनों मिलकर एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मोबाइल फोन पे ओटीपी आ रहा था, किसके लिए आ रहा, अब वो कह रही हैं कि डेटा एंट्री के लिए आ रहा था। तो पोर्टल कौन सा है, डेटा जो एंटर हो रहा है कौन से पोर्टल पे हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ही पोर्टल पे हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरी बहुत सारी इसमें कमियां हैं, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी कमियां हैं। और ईवीएम की अगर बात की जाए तो आप जहां कह रहे हैं एसएमएस से नहीं चलता है, कल राजीव चंद्रशेखर ने इलॉन मस्क को समझाने की कोशिश की, कहा आओ हमसे सीखो कि हमारे इंटरनेट नहीं है, हमारा डेटा नहीं है, हमारा ओटीपी नहीं है, हमारा ब्लूटूथ नहीं है। उसका भी जवाब इलॉन मस्क ने कहा देश की दुनिया की कोई भी मशीन हैक हो सकती है। अब इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क सिर्फ टेस्ला के नहीं है। इलॉन मस्क कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी उनसे कहते हैं आइए हमारे देश में आप निवेश करिए। वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जाने माने एक नाम है, शख्स हैं। तो आप कह दो कि नहीं वो जो कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर, मैं बस कहती हूँ इलेक्शन कमीशन सीजर्स राइट शुड बी अबव सस्पिशन। अगर एक वोटर, एक कैंडिडेट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर आप पे आरोप लगा रही है तो आप आकर बात करिए ना। और कल किसने स्पष्टीकरण दिया? मैं एक और चीज बता दूं मान्य गुप्ता जी, स्पष्टीकरण यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने, एक रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी इलेक्शन करने के बाद खत्म हो जाती है। वो किस अधिकार से आके प्रेस रिलीज छाप रही है? वो किस अधिकार से बात कर रही है? कोई बताए क्यों इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रवक्ता बनकर घूम रही है? इसी में से संदेह होता है कि हमें भले ही नंबर आए हो ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा आते अगर इस तरीके से छेड़खानी नहीं हुई होती। ओके, ऑल राइट। मैं कम से कम आपसे इस बात पर तो सहमत हूं कि जहां कहीं भी थोड़ा सी भी शक की गुंजाइश हो वहां जांच होनी चाहिए और बिल्कुल डिटेल्ड थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रियंका, राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।